हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी और सोर्सेज फॉर यूपी पीसीएस 2023। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 14 मई को ये एग्ज़ाम प्री की परीक्षा होना निर्धारित है। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज स्ट्रेटजी और सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, और कौन कौन से मुख्य सोर्सेज हैं जिनको हम फॉलो करें और एग्ज़ाम क्रैक कर लें, जो हमारा टारगेट है। तो उसी पे चर्चा करते हैं कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी यूपी पीसीएस 2022 के लिए और मुझे सफलता मिली, और आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे आपको कम समय में आपको रिजल्ट हासिल हो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है कहने के लिए। जो है 4 महीने 5 महीने हैं, परंतु जब आप पढ़ने बैठेंगे तो सिलेबस इतना वाइड है कि उसको 5 महीने में मगअप कर पाना उतना आसान नहीं है। तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे इन 5 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करके हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात एग्ज़ाम में आ जाती है वेटेज के बारे में, कि कौन से कितना क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने वेटेज आते हैं और क्या हमारा टारगेट रहना चाहिए। तो देखिए, अगर देखा जाए अमूमन तो 150 क्वेश्चन में से जो मैक्सिमम यूपी पीसीएस में रोल रहता है वो रहता है करंट अफेयर्स, और उसमें हम इकोनॉमिक्स को भी मिला लें तो करंट अफेयर्स में जैसा आपका जनरल करंट अफेयर्स है जिसमें आपकी इंडिया की न्यूज़ और वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज़ रहती है। फिर अलग अलग अपॉइंटमेंट्स होते हैं, अलग अलग जो है मिनिस्ट्रीज़ जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट की गवर्नमेंट्स अलग अलग जगह एमओयू करती है। एमओयू बोलते हैं अलग अलग जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करती है, या फिर स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें हो गई, डिफेंस से रिलेटेड खबरें हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की खबरें हो गई, और कुछ नई स्कीम जो है राज्य की सरकारें और हमारी भारत सरकार जो है लॉन्च करती है। तो उन सब के बारे में मिला जुला के हमारा करंट अफेयर्स बनता है। फिर इसी के साथ अगर हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन देख लें तो हमारा इसमें बजट जो सेंटर का हो गया, फिर हमारा एक राज्य का बजट यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का, फिर इकोनॉमिक सर्वे राज्य का और भारत सरकार का, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में हमारी क्या आ जाता है, तो इसमें आ जाएगी आपकी जो वन की रिपोर्ट, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके अलावा और तमाम आंकड़े जो अलग अलग एजेंसियां जारी करती हैं, जिसमें नीति आयोग के भी आंकड़े आ जाते हैं। तो ये सब को कुल मिला के हमारे यहाँ लगभग 40 से 45 क्वेश्चन कैरी करता है, और कुछ क्वेश्चन इसमें इकोनॉमिक्स कोर के भी आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता, पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर्स पर एक मजबूत पकड़ बनाना बड़ा ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आपने करंट अफेयर्स के, देखिए क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल बेस्ड आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, घुमा फिरा के हमारे पीसीएस में नहीं पूछा जाता। तो करंट अफेयर्स पर अगर आपने पकड़ बना ली तो समझ लीजिए आपने कम से कम 1/3 दौड़ पूरी कर ली है। अगर आप 45 में से 40 क्वेश्चन भी वहाँ सही कर पा रहे हैं तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 150 क्वेश्चन में से अगर आप 100 क्वेश्चन सही राइट कर ले जा रहे हैं नेगेटिव हटाने के बाद, तो पेपर चाहे टफ आए चाहे हार्ड आए, चाहे आपका मीडियम हाई या लो लेवल का आए, तो उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हम इसी में बात कर लेते हैं और बाकी वेटेजेस की। तो साइंस साइंस के बाद आपको कम से कम 25 क्वेश्चन देके जाता है, और साइंस में भी मैक्सिमम वेटेज रहता है लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपका बायोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद रहता है फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री से इक्का दुक्का 2-3 सवाल आते हैं, और इनका पेट है केमिस्ट्री का कि कौन सा सेक्शन से सवाल आएंगे। कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उनके बारे में केमिस्ट्री से सवाल बनते हैं, जैसे आपका एलॉयज़ के बारे में हो गया, अभी हम चर्चा करेंगे उस बारे में। फिर ज्योग्राफी को देख लेते हैं, तो ज्योग्राफी भी आपको 20 से 22 क्वेश्चन देके जाती है। क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से मिला जुला के आते हैं। साथ ही साथ ह्यूमन ज्योग्राफी आ गई, फैक्ट बेस्ड डाटा भी आता है। तो ज्योग्राफी भी सरल आती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के हैं वो इजी रहते हैं, और मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं इससे। तो ज्योग्राफी भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन माना जाता है, और ज्योग्राफी टफ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। उसके बाद आती है हिस्ट्री। देखिए, अगर मेरी माने तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी सब्जेक्ट ने किया तो हिस्ट्री ने। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हिस्ट्री के साथ ये है कि हिस्ट्री की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री क्योंकि काफ़ी सालों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अब बहुत डीप में आयोग ने पूछना शुरू कर दिया, और हिस्ट्री को पूरी तरह से पढ़ पाना, अगर कोई कहे कि मुझे हिस्ट्री पूरी पता है, तो वो संभव नहीं है। ठीक है, तो हिस्ट्री नो डाउट आपको 20 से 25 सवाल देके जाएगी,
परंतु प्रॉब्लम ये है कि हिस्ट्री की कोई सीमा नहीं है, और जो इतिहासकारों ने इतने डीप किताबों में लिखा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के हर साल आयोग 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जिनका जवाब ढूंढ पाना मुश्किल है। तो हमें एक हिस्ट्री में रेंज कवर करके चलनी होती है। अभी तक जो पैटर्न रहा है आयोग का, तो प्री में जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल मैक्सिमम आते हैं। सेकंड प्रायोरिटी आपकी एंशियंट रहती है और थर्ड रहती है मेडिवल। तो यही पैटर्न है। और मैं आपको अगर सलाह देना चाहूँगा तो आप हिस्ट्री में समय अगर कम भी लगा रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, बशर्ते आपके 4 से 5 सब्जेक्ट्स आपके मजबूत पकड़ हो। ठीक, फिर आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है, समझने वाला है। एक बार आपने पॉलिटी समझ ली, स्टैटिक सब्जेक्ट है, बदलता नहीं ज़्यादा, तो आपको ये परेशान नहीं करेगा। तो पॉलिटी भी आपको 15 क्वेश्चन के आसपास देखी जाएगी, जिसमें से करीबन 10 से 12 क्वेश्चन आपको सरल मिल जाएंगे जो आराम से राइट डाउन हो सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी के टफ आ जाते हैं तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन वहाँ राइट करने हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन जो आयोग देता है, ना आयोग आपको करने देगा ना आप कर पाइएगा, और ना आयोग आपसे उम्मीद करता है कि आप 150 में से 150 क्वेश्चन सही करके आए। फिर बात आती है एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट जो है ना, ये काफ़ी सरल सब्जेक्ट माना जाता है। अगर एक तरह से देखें तो ज्योग्राफी और बायोलॉजी का मिला जुला स्वरूप एनवायरनमेंट कहते हैं, अलग से अगर नहीं देखना चाहते तो। और अगर आप इसे एक विभिन्न सब्जेक्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल एनवायरनमेंट की महत्वपूर्णता बड़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये आपका मीन्स में भी बड़ा उपयोगी है सब्जेक्ट। तो एनवायरनमेंट को छोड़ना समझदारी नहीं होगा। उस करीबन आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे एनवायरनमेंट के, रिपीटेड भी आते हैं सवाल इसमें, और एनवायरनमेंट बहुत सरल है, आसानी से तैयार किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मिसलेनियस की। तो इन सब्जेक्ट के अलावा वो सारे प्रश्न जो कहीं भी इनमें नहीं रखे जाते वो मिसलेनियस में आ जाते हैं। मिसलेनियस में करंट का भी डाटा आता है, जैसे आपका खनिज और खदानों का मतलब मिनरल डाटा हो गया, फिर आपका एग्रीकल्चर का जो भी खेती का डाटा है वो हो गया, फिर आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा हो गया, एसआरएस का डाटा है, और तमाम तरह के डाटा अलग अलग जो आते रहते हैं वो मिसलेनियस में आ गए। फिर कई बार लोकेशंस आ जाती है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछ लेता है वो। तो इस तरह से कुल मिला के मिसलेनियस में भी आपको 20 से 25 सवाल टोटल अगर देखे जाए तो करीबन आप मान लीजिए 15 सवाल तो आपको मिसलेनियस के इसमें मिल ही जाएंगे। और इसके बाद एक इसमें जो है लिखना रह गया वो है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल भी इम्पॉर्टेंट मैटर करता है, पर अभी तक ये देखा गया है कि यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा है। पर पैटर्न जिस प्रकार से बदल रहा है और छात्रों की डिमांड बढ़ रही है कि यूपी का जो वेटेज है वो बढ़ाया जाए, तो हमने इधर आने वाले पिछले 4 सालों में अगर आप देखेंगे तो यूपी का वेटेज धीमे धीमे बढ़ा है। तो हम यूपी स्पेशल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब यूपी स्पेशल में क्या पूछा जाता है, तो आपके राज्य से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, क्योंकि आपको जब नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार में करनी तो आपके राज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जिसमें आपका यूपी का ज्योग्राफी, यूपी की हिस्ट्री हो गई, यूपी की पॉलिटी हो गई, देन यूपी के अलग अलग खेती कहाँ कहाँ होती है, इस प्रकार के प्रश्न हो गए। फिर अगर कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का भाग ले लें तो आर्ट एंड कल्चर में यूपी में मनाए जाने वाले त्यौहार, लगने वाले मेले, कृषि प्रदेश है तो कृषि के बारे में भी अच्छी खासी पहचान होती है, तो आपको उसमें ज़िले वगैरह सब पता होने चाहिए। ये सब आपका एक जो आपका एक मोटा मोटा मैंने आपको एक गाइडलाइन बता दी। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और जानने लायक रह जाती है कि कौन से सब्जेक्ट को हमें देखें। तो देखिए, स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए जब हम एग्ज़ाम को वहाँ लिखने बैठें, तो सबसे पहले तो हम ये टारगेट करके चलें कि 100 सवाल मुझे बना के आने। तो प्रश्न पत्र जो होता है उसको अगर हम ये देख लें कि कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे, उसमें कुछ मीडियम मिलेंगे और कुछ सरल मिलेंगे। तो लगभग लगभग 150 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन वहाँ ऐसे मिलेंगे जो सरल होंगे, कुछ उसमें से रिपीटेड भी होंगे। लगभग 20% जो प्रश्न हैं वो अमूमन रिपीट हो जाते हैं यूपी पीसीएस में। अब धीमे धीमे जो रिपीटिशन है प्रीवियस ईयर्स का वो कम हो रहा है, पर अभी भी 20% प्रश्न आपको लगभग मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो 40 प्रश्न के बाद आपको भी 60 प्रश्न और चाहिए। तो 60 प्रश्न, मैं इसमें सारे सब्जेक्ट मिला के चल रहा हूँ, ये मत समझिए कि करंट अफेयर्स मैंने इसमें छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये 40 प्रश्न के बाद आपकी अभी लड़ाई 60 सवालों की और है। तो इसके बाद आ जाते हैं मीडियम सवाल। तो मीडियम सवाल आपको मैक्सिमम जो सवाल है वो मीडियम कैटेगरी में आते हैं। करीबन 20 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो हार्ड होंगे, जिनको छोड़ देना ही समझदारी है,
क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि यूपी पीसीएस में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो प्रश्न अगर आपको श्योर शॉट नहीं आता है तो प्लीज़ जो है वहाँ एग्ज़ाम में आप अनवांटेड रिस्क मत लीजिएगा, वरना वो आपका जो आपने प्रश्न सही किया है उसके वो नंबर खा जाएगा। ठीक है, तो ये गलती मत दोहराइएगा और ओवर अटेम्प्ट से बचें। अमूमन क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में होके व्यक्ति जो है जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम में जाके क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रश्न वहाँ लगाने लगते हैं और वहाँ फिर सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। देखिए, पहले क्या है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें अपना टारगेट निर्धारित कर लेना चाहिए। टारगेट बता दिया, कैसे प्रश्न आते हैं इसके बारे में भी एक मोटी-मोटी चर्चा कर लें। हम एक वीडियो और लेके आएँगे जिसमें विस्तार से डिस्कस किया जाएगा कि कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट किया जाए। उस पर हम लोग लगातार वीडियो लेके आते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं कि लगभग पढ़ाई का क्या सीमा होना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास 5 महीने रह गए हैं, तो हमें टारगेटेड स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है, एकदम फोकस्ड। अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम शुरू से शुरुआत करें, ठीक है? हमें क्रिस्प मटेरियल मिल जाए एक जगह अवेलेबल, और हमको वो उस मटेरियल वो हमारा सिलेक्शन करा दे, इतना बहुत है, ठीक है? तो उस बारे में अगर हम बात करें तो लगभग अगर आपके पास क्रिस्प मटेरियल अवेलेबल है, आपका एक थोड़ा मोड़ा बेस तैयार है, तो मेरे हिसाब से 8 से 9 घंटे की स्टडी मोर देन एनफ है, जिसमें आप प्रैक्टिस मिला लें। ठीक है, अलग से प्रैक्टिस के लिए भी समय निकालने की ज़रूरत नहीं। 10 घंटे भी बहुत हो गए, अगर आप 8 घंटे भी फोकस स्टडी कर रहे हैं तो उतना आपके एग्ज़ाम निकालने के लिए भरपूर है। ठीक है, तो 8 घंटे में आप चाहें तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, 2 घंटा तो आपको इसमें कम से कम निकालना पड़ेगा अपने रिवीजन के लिए, ठीक है? और बाकी 6 घंटा आपको पढ़ने के लिए, जिसमें आप 2 से 3 सब्जेक्ट अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बाँट सकते हैं। अगर मेरी माने तो मैं तो अपने 2 सब्जेक्ट 1 साल लेके चलता था, मतलब प्रतिदिन मुझे 2 सब्जेक्ट अपने 3-3 घंटे लगभग देने ही हैं। तो आप चाहें तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिलते हुए सब्जेक्ट है, इनको चाहें तो एक साथ चला सकते हैं। आप साइंस है, साइंस के साथ एनवायरनमेंट को चला सकते हैं, वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, आप जैसे चाहे वैसे देख लीजिएगा। करंट 1 घंटा करंट ज़रूर पढ़िएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा, सोचिएगा लास्ट टाइम में कर लेंगे तो एक आपका जो करंट अफेयर्स है वो कवर नहीं होगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग चाहें तो हम लोग के चैनल से इसको देख सकते हैं। और किस मटेरियल होता है, अपने छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक, वो है रिवीजन। देखिए, रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है, जितना हम लोगों का सिलेबस है एग्जाम में बहुत वास्ट है, और उसको एक दिन में ना याद रख पाना पॉसिबल है, और परीक्षा में अगर हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया तो होगा क्या, आज हमने जैसे कोई चीज़ पढ़ी है तो एक हफ्ते बाद धीमे धीमे वो गायब होने लगेगी, और 1 महीने बाद अगर आप उस चीज़ को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने पढ़ी भी थी क्या। ठीक है, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। एक शेड्यूल बनाइए कि लगभग आज पूरे हफ्ते में मैंने जो पढ़ा है, या वो मैं पूरे हफ्ते के एंड में एक दिन निर्धारित कर लीजिए, जैसे संडे। संडे के दिन मैंने 6 दिन में जो भी पढ़ा है वो संडे के दिन मैंने को पूरा बैठ के रिवाइज करना है। अब चूंकि मैं पढ़ चुका हूँ उसे, या पढ़ चुकी हूँ, तो क्या होगा कि एक हफ्ते का जितना भी पढ़ा मटेरियल है वो मैं रिवाइज कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, और 1 महीना जब पूरा पार होगा तो वो 4 हफ्ते में जो मैंने रिवाइज किया था वो एक दिन निर्धारित करके मैंने फिर रिवाइज कर लिया। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका पूरे महीने में आपने जो पढ़ा है वो चीज़ आपको कंठस्थ हो जाएगी। और एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 2 रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट के अति आवश्यक हैं, उससे कम में गुजारा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मिक्स है ना। पूरी तरह यूपीपीसीएस जो है यूपीएससी की तरह आपका कोर जो है पूछता है, और ना पूरा ही फैक्ट बेस्ड है, दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो उसी तरह से तैयारी की जाती है। रिवीजन का अपना बहुत बड़ा जो है रोल है। देन इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है प्रैक्टिस। जितने आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपका सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप मार्केट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए, जो आपके शहर में उपलब्ध है उसको ले लीजिए और बैठकर उनको लगाइए। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है मार्केट में, आप जाइए बुक ले लीजिए सब्जेक्ट वाइज, और आपने जो भी टॉपिक, मान लीजिए आज आपने जो ज्वालामुखी के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ लिया, अब वॉल्केनिज्म पढ़ने के बाद आपने एक बार उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, उससे क्या होगा, आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और आपका उस सब्जेक्ट पर कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया है, मेरा तैयार है।
और जब आप इसको रिवीजन करने बैठेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें आपकी रिकैप्चुलेट होंगी, दोबारा आपको याद आ जाएंगी और आप जल्दी से भूलेंगे नहीं। ये एक अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का। अनगाइडेड हवा में पढ़ लिया, आज पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा, पढ़ाई की जब शुरुआत की तो बड़े जोश से पढ़ाई की, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है अमूमन हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ के प्रति केयरलेस हो जाते हैं। और जब ये केयरलेस हो जाते हैं वहीं हमारा लय टूटने की वजह से हम लोग जो है इस दौड़ में पिछड़ जाते हैं। और क्योंकि कंपटीशन है, जो धीमे भागेगा वो हार जाएगा। तो इट इज़ जस्ट अ रेस, क्वालिफाई करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि प्री के जो नंबर हैं वो आपके एंड मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, एक क्वालिफाइंग है। और अभी अगर प्रीवियस ईयर्स के अगर हम स्कोर को देखें तो धीमे धीमे कट ऑफ जो है यूपीपीसीएस का वो कम हो रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है वो तो पता नहीं, पर 100 क्वेश्चन लगा लेना एग्ज़ाम में सही एक सेफ स्कोर माना जाता है। उसके बाद आपको चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं। तब चूँकि आज हम लोग केवल जीएस के बारे में बात करेंगे जो पेपर 1 है, और जो पेपर 2 जो क्वालिफाइंग नेचर का सी सेट का वो अगले वीडियो में बात कर लेंगे, है ना। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप लोगों को शायद मज़ा भी नहीं आएगा, वो सेपरेट चीज़ है। तो आगे की वीडियो में उस पर बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि रिसोर्सेज मैंने क्या फॉलो किए थे। देखिए, हिस्ट्री के लिए आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए जो नई वाली एनसीईआरटीज़ हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो 6 से 10 तक की आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और जो 11-12 की नई एनसीईआरटी है उनको मत लीजिएगा। पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है क्लास 11th की, इसमें मैंने फ़ोटो भी इसलिए लगा दी है, कन्फ्यूज़ ना हो आप, तो वो आप ले सकते हैं। मेडिवल के लिए इसी तरह 6 to 10th की एनसीईआरटी कॉमन ही है, पढ़ेंगे आप। और क्लास 11वीं की एनसीईआरटी मेडिवल की जो है इसको ले लीजिएगा। ये हिंदी में भी उपलब्ध है, निश्चिंत रहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। और मॉडर्न के लिए आप एनसीईआरटी 6 to 12th की 12वीं की एक बिपिन चंद्रा की किताब आती है, और साथ में स्पेक्ट्रम ले लीजिएगा। इसमें काफ़ी फैक्चुअल डाटा दिया है जो बिपिन चंद्रा में भरपूर नहीं, ठीक है, और हमारे यहाँ फैक्चुअल पूछा जाता है। तो ये इतना हिस्ट्री का अगर आप कर पा रहे हैं तो आपका हिस्ट्री में काम चल जाएगा। आप करीबन जो है 70% क्वेश्चन आप वहाँ हिस्ट्री के राइट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी बड़ा ही मधुर सब्जेक्ट है। इसको अगर हम 3 भाग में बांट लें, जिसमें हम फिज़िकल की बात करते हैं, तो फिज़िकल ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, और साथ ही साथ बाकी जो फिज़िकल ज्योग्राफी हो गई जिसमें आपका अर्थ के मूवमेंट्स हो गए, डिफरेंट ग्रह जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं हम लोग, जियोमॉर्फिकल प्रोसेस है हमारा, जो क्लाइमेट है उसके बारे में, ये सब ज्योग्राफी का हिस्सा है। हमारे जो समुद्र हैं, ओशंस है, पहाड़, नदी, नाले, ये सब जितने भी हैं ये सब फिज़िकल ज्योग्राफी का पार्ट बनाते हैं। इसको पढ़ने के लिए आप 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशेंट। और उसके बाद एक जीसी लियोंग की किताब आती है। आप फिज़िकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर जीसी लियोंग को देख लेंगे, ऑप्शनल है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, तो आपका क्या होगा, फिज़िकल ज्योग्राफी का बेस अच्छा बन जाएगा, आपको ये मेंस में भी मदद पहुंचाएगा, ठीक है। मेंस में ज्योग्राफी मैटर करती है, हमारे GS1 के पेपर में आती है। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है। और एक एनसीईआरटी को पढ़ते समय एक चीज़ याद रखिएगा, जो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको इग्नोर मत करिएगा प्लीज़। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, 11वीं 12वीं की जो है वो समझ लीजिए 6ठी से 10वीं का जो है कोर है। अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, ज्योग्राफी आपको पता है, तो आप 6ठी से 10वीं की एक बार को छोड़ भी सकते हैं, 11वीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। देन बात कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, इसके लिए ना आपके पास एटलस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ऑक्सफोर्ड की एक स्कूल एटलस आती है, वो चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, और उससे आप मैप वगैरह देख सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एग्ज़ाम में एक लोकेशन का प्रश्न ज़रूर आता है कि कौन सी कंट्री का बॉर्डर कहाँ लगता है, या ये फलाना जो है पहाड़ कहाँ पर है, या कोई समुद्र है या कोई छोटी लेक है, उसके बारे में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्टिनेंट के या कंट्रीज़ के, कैपिटल पूछ लेता है। तो इस सब के लिए एटलस होना बड़ा अनिवार्य है, इसमें कॉन्टिनेंट वाइज दिया होता है। फिर आपको स्टेट ज्योग्राफी पढ़नी होती है अपनी, तो उसके लिए भी अपना स्टेट बेस्ड मैप होता है, तो वो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी इनसे तैयार हो जाएगी, और आप 80% क्वेश्चन इससे भी राइट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी।
देखिए पॉलिटी जो है ना वो समझने वाला सब्जेक्ट है, रट के पॉलिटी में काम नहीं चल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। छठी से शुरू करिएगा और 10वीं तक की आप जो एनसीईआरटी है वो आराम से पढ़ सकते हैं, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। 11वीं क्लास की एक एनसीईआरटी आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, वो बेसिक है, आप पढ़ सकते हैं, आपका बेस बन जाएगा। और 12वीं की दोनों किताबें जिसमें आपका जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में दिया हुआ है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में है, ठीक है। तो ये तो एनसीईआरटी की होगी। अगर आपका पॉलिटी में बेस मजबूत है, आपको बेसिक पता है, तो आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पर भी स्विच कर सकते हैं। और ये जो लक्ष्मीकांत है ये बाइबल है पॉलिटी की, इसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। पर पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है ना, इसको भी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हाई टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ लेने से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। जो इसमें 76-77 लगभग चैप्टर्स दिए हुए हैं वो हमें सारे नहीं पढ़ने, सिलेबस का हिस्सा है, परंतु उनसे प्रश्न ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो हमें वो टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन हिट हों, ठीक है। ना पूरा पढ़ा जा सकता है ना पूरा याद किया जा सकता है, ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, या तो हम 2 साल की तैयारी का लक्ष्य लेके बैठे, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स। तो देखिए यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है, इसमें जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ना वो करंट बेस ज़्यादा आते हैं, फैक्चुअल बेस क्वेश्चन कम रहते हैं और थ्योरी बेस भी कम रहते हैं। तो इसमें जो है आप 9th 10th 11th 12th ये 4 किताबें हैं, बनेगी आपकी 4 क्लासेस की, ये आप पढ़ सकते हैं। जिसमें से 12वीं में माइक्रो पर कम ध्यान देते हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो किताब है इस पर ज़्यादा दीजिएगा। ये हमारे सिलेबस कैसा है, इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स से आ जाता है, तो आप चाहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक जो है ना स्किमिंग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लिए टॉपिक्स क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस एक बार आप देख सकते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स का आ सकता है, ठीक है। तो ये इंडियन इकोनॉमिक्स की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो मैंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस पढ़ी थी, बीइंग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो परीक्षा वाणी की किताब ले सकते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, बहुत सरल है और ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिला के जाएगा। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन कभी टफ नहीं आता है ना, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें गलती का मार्जिन भी नहीं है। अगर आप एनवायरनमेंट को इग्नोर करेंगे तो आप रेस में पिछड़ जाएंगे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को इग्नोर मत करिएगा बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं साइंस की। बहुत अच्छा वेटेज रहता है, एनसीईआरटी 10 तक की सफिशिएंट है साइंस के लिए। किसके लिए? फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी के लिए आपको 12वीं क्लास की, केवल 12वीं क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें पीछे के कुछ चैप्टर्स हैं, पूरी नहीं पढ़नी है, जिसमें डिसीज वाला जो पोर्शन है लगभग लास्ट के 3-4 चैप्टर्स है, वो आपको 12वीं की एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की है, जीव विज्ञान की, उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और फाइनली लास्ट में मैं कहना चाहूँगा प्रैक्टिस, इसका कोई तोड़ नहीं है। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना कम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आइए, मॉक ले आइए और आपका इससे काम बन जाएगा। और हम लोग जो है अपने यूपी पीसीएस के लिए बैचेस हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं हमारे यहाँ, और आपको ये सब किताबें नहीं पढ़नी है, आप लोगों के पास समय की कमी है, तो हम लोगों ने क्रक्स नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें हम लोग क्लास टेस्ट सीरीज़ और ओवरऑल तैयारी कराते हैं। आप लोग चाहें तो हमारे यहाँ बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।